गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है न्यू गोल्ड लोन रूल्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड लोन्स के लिए, क्योंकि शार्प राइज देखने को मिला है गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग में और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। तो जो गोल्ड के प्राइजेस हैं उसकी वजह से गोल्ड लोन के डिसबर्सर्स भी बढ़ गए और एनपीएस जो है वो राइज हुए हैं 28.58% द्वारा। लोन आउटस्टैंडिंग भी 27.26% द्वारा बढ़ गया है पिछले एक साल में। तो गोल्ड लोन एनपीएस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लगभग 1500 करोड़ के अमाउंट से बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम में। कमर्शियल बैंक्स के सबसे ज़्यादा गोल्ड लोन एनपीएस पहुंच चुके हैं। टोटल गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग जो है बैंक्स और एनबीएफसीज के वो लगभग 11 लाख करोड़ से ज़्यादा के हो चुके हैं और कमर्शियल बैंक्स का सबसे ज़्यादा इसमें मेजॉरिटी शेयर है। तो आरबीआई ने जो है सेवरल डेफिशिएंसीज जो है गोल्ड लोन की प्रैक्टिसेस में रिवील की है कि यूज़ ऑफ थर्ड पार्टीज़ की जाती है सोर्सिंग और अप्रेजल के लिए बिना ओवरसाइट के। वैल्यूएशन जो गोल्ड है जो गोल्ड की जो वैल्यूएशन है वो एब्सेंस ऑफ कस्टमर में जो है वो की जाती है। ड्यू डिलिजेंस नहीं रखा जाता, एंड यूज़ मॉनिटरिंग ध्यान नहीं दी जाती। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है गोल्ड ऑक्शंस के आफ्टर डिफ़ॉल्ट्स। वीक मॉनिटरिंग हो रही है लोन टू वैल्यू रेशियो की और इनकरेक्ट एप्लीकेशन हो रही है रिस्क वेट्स की। तो आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया बैंक्स को और एनबीएफसीज को कि वो अपनी गोल्ड लोन पॉलिसीज़ को और प्रोसेस को जो है वो रिव्यू करें और करेक्टिव मेजर्स ले विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। तो इसमें एम्फेसाइज़ किया गया है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के और ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज़ पे और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स पर। प्रीवियसली बोरोवर्स जो है वो रीप्लेज कर सकते थे ज्वेलरी जस्ट इंटरेस्ट पे करने के बाद, लेकिन उससे इनडेफिनेट लोन एक्सटेंशंस होने लगे। तो रीप्लेजिंग अब जो है वो 2 सितंबर 2023 के बाद जब आरबीआई ने इंटरवेन किया तो रीप्लेजिंग के लिए जो है फुल रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है कॉस्ट क्लियर हो गया प्रोसेस और लोन जो है वो एवरग्रीनिंग वो रुक गया। तो अप्रैल 9 को भी आरबीआई ने ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू की हैं गोल्ड लोन्स के लिए कि लेंडर्स को बार किया गया है कि वो एडवांसेस नहीं देंगे अगेंस्ट प्राइमरी गोल्ड या सिल्वर या फिर फाइनेंशियल एसेट्स जो कि प्राइमरी गोल्ड या सिल्वर पर बैक्ड है। तो कंजम्पशन गोल्ड लोन्स के लिए जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गोल्ड के वैल्यू की। गोल्ड यूज़ जो किया जा रहा है कोलेट्रल के लिए फॉर इनकम जनरेटिंग लोन्स वो यूज़ नहीं किया जा सकता साइमल्टेनियसली फॉर कंजम्पशन लोन्स। लैंडर्स को वेरीफाई करना होगा, मेंटेन करने होंगे रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ गोल्ड कोलेट्रल। कंजम्पशन लोन्स जो है वो रिक्वायर करेंगे बुलेट रीपेमेंट, मतलब कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी जो है वो पे करना होगा और वो मैक्सिमम टेन्योर उसका 12 मंथ्स होगा। लैंडर्स को इंटीग्रेट करनी होंगी गोल्ड लोन पॉलिसीज़ विद क्रेडिट एंड रिस्क फ्रेमवर्क्स और सेट करनी होगी बोरोवर एंड सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर लिमिट्स। इंश्योर करना होगा लोन्स जो है वो लिंक्ड हैं रीपेमेंट कैपेसिटी के थ्रू और मॉनिटर करना होगा एंड यूज़ ऑफ फंड्स और मेंटेन करना होगा डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। तो गोल्ड लोन्स जो है वो अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं क्योंकि ये इजी अवेलेबल होते हैं, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है और क्विक प्रोसेसिंग हो जाती है। गोल्ड के प्राइजेस में भी शार्प राइज हो रहा है तो ऑफ कोर्स बोरोवर्स जो है वो उसी अमाउंट ऑफ गोल्ड के साथ ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ लोन ले पा रहे हैं। ठीक है, गोल्ड जो है वो जनरेशन से पास किया जाता है और प्लेज किया जाता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसीज। गोल्ड को एक स्टेबल एसेट भी की तरह भी देखा जाता है, तो ऑफ कोर्स इसलिए गोल्ड लोन्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन आफ्टर एससी नॉट। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला है और शेड्यूल्ड कास्ट की सब कैटेगराइजेशन जो है वो फॉर्मली इंप्लीमेंट की है, जिसको हम रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कहते हैं। तो तेलंगाना जो है पहली इंडियन स्टेट बना जिसने इंप्लीमेंट किया है सब कैटेगराइजेशन ऑफ सब शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि एक लॉन्ग डिबेटेड पॉलिसी इनिशिएटिव है। सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को ये फॉलो कर रहा है इनिशिएटिव और तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट रीऑर्गेनाइजेशन रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस एक्ट 2025 के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इसमें जो है जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनमें 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बना दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। पहला ग्रुप वो है जिनको 1% रिजर्वेशन मिलेगा। ये मोस्ट सोशो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं अमंग एससी कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 0.5% है, बट गवर्नमेंट ने फिर भी इन्हें 1% जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिया है। दूसरा ग्रुप है जिनको 9% रिजर्वेशन कोटा है। ये सब कास्ट वो हैं जिनको सिर्फ मार्जिनल बेनिफिट्स मिले हैं एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन स्ट्रक्चर से। तीसरा ग्रुप है जिनको 5% रिजर्वेशन मिल रहा है, जो कि रिलेटिवली बेटर हैं और ज़्यादा बेनिफिट्स इन्जॉय किए हैं इन्होंने अदरवाइज अंडर करंट सिस्टम। तो टोटल रिजर्वेशन जो 15% है
शेड्यूल कास्ट की वो अनचेंज रहेगी, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा इंश्योर करेगी अब इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ अमंग ऑल सब ग्रुप्स। तो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क रूलिंग थी 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, जो कि अगस्त 2024 में दी गई थी कि स्टेट्स के पास पावर है कि वो सब क्लासीफाई कर सकते हैं एससीज और एसटीज़ को न्यूआंस्ड रिजर्वेशन देने के लिए। तो रिकग्निशन जो कि बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, ये रिकॉग्नाइज किया गया कि बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन जो हैं वो डिसप्रोपोर्शनेटली कॉर्नर किए गए हैं कुछ सब कास्ट द्वारा एससीज़ के अंदर। तो इस जजमेंट ने ओवरटर्न कर दिया प्रीवियसली कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ को और स्टेट्स को ग्रीन सिग्नल दिया कि वो कास्ट वाइज असेसमेंट्स करें विद इन द ब्रॉडर एससी एसटी कैटेगरीज। तो ये सब कैटेगराइजेशन लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी माडिगा कम्युनिटी की, जिन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट एससी सब कास्ट हैं जैसे मालास, उन्होंने मोनोपलाइज किया हुआ है रिजर्वेशन बेनिफिट्स को। तो ये कैटेगराइजेशन प्रोसेस जो है वो एक एक्सटेंसिव डेटा पर बेस्ड है, जिसमें सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और एजुकेशनल इंडिकेटर्स जो है वो कंसीडर किए गए हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टेट किया है कि वो रिविजिट करेंगे और एनहेंस करेंगे रिजर्वेशन आफ्टर 2026 सेंसस ऑल्सो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेलर मॉडल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट। तो रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने स्टेलर मॉडल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंडिजिनस टूल डेवलप किया है इंटीग्रेटेड जनरेशन ट्रांसमिशन और स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए प्लानिंग के लिए विद डिमांड रिस्पांस। तो स्टेलर मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया गया है हेल्प करने के लिए इंडियन स्टेट्स को और डिस्कॉम्स को कि वो कॉम्प्रहेंसिव रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान्स प्रिपेयर कर सके इन लाइन विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स गाइडलाइंस। तो एक वाइटल टूल है ये इंश्योर करने के लिए कि पावर सेक्टर जो है रिलायबली मीट करे फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स थ्रू ऑप्टिमल प्लानिंग ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज रिसोर्सेज। स्टेलर मॉडल के की फीचर्स क्या हैं कि ये साइमल्टेनियस प्लानिंग कर सकता है जनरेशन ट्रांसमिशन और स्टोरेज एक्सपेंशन की, असिस्ट करेगा स्टेट्स को मीट करने के लिए डायनामिक एनुअली रिवाइज्ड रिसोर्स एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स मैंडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एक इंटायरली इसको इंडिया में ही डेवलप किया गया है, तो ऑफ कोर्स ये यूज़र फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट है। और सॉफ्टवेयर जो है वो स्टेट्स को विद फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और डिस्कॉम्स को, ताकि यूनिफॉर्मिटी जो है वो प्रमोट हो सके और ईज़ ऑफ यूज़ अक्रॉस द कंट्री हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यिमखुइंग ट्राइब। टॉपिक सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यिमखुइंग ट्राइबल काउंसिल ने एक मेजर प्रोटेस्ट किया है पुंगरो टाउन नागालैंड में अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट के प्लान कि वो इंडिया के और म्यांमार के बॉर्डर को फेंस करेंगे। तो यिमखुइंग ट्राइब वन ऑफ द मेजर नागा ट्राइब्स है जो प्राइमरीली ईस्टर्न नागालैंड के फिर डिस्ट्रिक्ट में इनहैबिट करते हैं और एडजेसेंट एरियाज़ ऑफ म्यांमार को। इनकी सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है क्लैन बेस्ड विलेजेस पर। यिमखुइंग कम्युनिटी जो है वो डिवाइडेड है बाय द इंटरनेशनल बॉर्डर और ये इनकी लैंग्वेज जो है वो सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है और इनके कई तरह के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स भी हैं, खासकर जो पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब बॉर्डर फेंसिंग कंट्रोवर्सी ये है कि फरवरी 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो म्यांमार के साथ बंद कर रहे हैं और एक बॉर्डर फेंस बनाएंगे अलॉन्ग द 1643 किलोमीटर इंडिया म्यांमार बॉर्डर, जिसमें 215 किलोमीटर जो है वो नागालैंड में पड़ेगा। तो एफएमआर जो है वो प्रीवियसली अलाउ करता था बॉर्डर रेजिडेंट्स को कि वो अप टू 16 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर में बिना किसी वीज़ा के लिए बिना किसी वीज़ा के फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजन्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेपो रेट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया है रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। और रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट जो कि आरबीआई चार्ज करता है या ऑफ़र करता है शॉर्ट टर्म फंड्स देने के लिए कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो एक तरह से प्राइमरी टूल है कि आरबीआई कैसे लिक्विडिटी को मैनेज करता है या रेगुलेट करता है कंट्री में। आरबीआई जो है वो बैंक्स को इनकरेज कर सकता है बोरो करने के लिए ज़्यादा अगर वो रेपो रेट को कम कर देता है, या फिर डिस्करेज कर सकता है बोरोइंग बैंक्स द्वारा अगर वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो इससे जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी वो इन्फ्लुएंस होती है। तो इसका रेपो रेट कट का क्या इन्फ्लुएंस होगा या फिर इम्पैक्ट होगा? जो रिड्यूस हो जाएगी बोरिंग कॉस्ट, तो लोन्स जो हैं वो ज़्यादा कम्पैटिव इंटरेस्ट रेट्स पर ऑफ़र किए जा सकेंगे बैंक्स द्वारा। बैंक्स जो है वो एफडी रेट्स को भी लो कर देते हैं रेपो रेट कट के बाद, क्योंकि वो उनके पास बोरोइंग के ऑप्शंस आरबीआई के थ्रू भी खुल जाते हैं जब उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलने लगता है। लोअर रेट इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बिजनेसेस और जो कंज्यूमर्स हैं वो इंक्रीज बोरोइंग कर सकते हैं, तो उससे इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जो है वो स्टिमुलेट होती है। मोर अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस खुल जाते हैं रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर के लिए।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स। टॉपिक साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने सस्पेंड कर दिया एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो कि कार्स, ड्रोन्स, रोबोट्स, मिसाइल्स में यूज़ किए जाते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट जो है हाई परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट्स हैं। प्राइमरली ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनाए जाते हैं, जैसे नियोडीमियम, सेमेरियम और डिस्प्रोसियम। तो ये मैग्नेट्स क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, मिलिट्री डिफेंस सिस्टम्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स में। चाइना कंट्रोल करता है लगभग 80% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ रिफाइनिंग कैपेसिटी को। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्कैंडियम, यट्रियम और बाकी के 15 लेंथेनाइट्स। और इसको भी क्लासिफिकेशन जो है वो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में की गई है। नेक्स्ट हम सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is new gold loan rules. This topic is important for your economy section. RBI has introduced a framework for gold loans amid a sharp rise in gold loan outstanding and non-performing assets. So this surge in gold prices has led to increased gold loan disbursals, with NPAs rising by 28.58% and loan outstanding by 27.26% over the past year. Gold loan NPAs have risen sharply by over 1,500 crore rupees. Commercial banks have reported gold loan NPAs of 2040 crore rupees. Total gold loan outstanding of banks and NBFCs stood at about 11 lakh crore. Commercial banks hold the majority share of it in the gold loan outstanding. So a review has by the RBI has revealed several deficiencies in gold loan practices, including use of third parties for sourcing and appraisal without proper oversight, valuation of gold in the absence of the customer, inadequate due diligence and end-use monitoring, lack of transparency in gold auctions after defaults, weak monitoring of loan-to-value ratio, incorrect application of risk weights. So RBI has instructed banks and NBFCs to review their gold loan policies and processes, identify the gaps, and take corrective measures within a set time frame. It has also emphasized strict monitoring of the gold loan portfolio and greater control over outsourced activities and third-party service providers. So previously, borrowers could repledge jewelry by just paying interest, enabling indefinite loan extensions or evergreening of loans. So, post RBI intervention in September 2023, repledging now requires full repayment of principal and interest, making the process costlier and limiting loan evergreening. So on April 9, the RBI has issued draft comprehensive guidelines for gold loans, and lenders are barred from granting advances against primary gold or silver or financial assets which are backed by primary gold or silver. So for consumption gold loans, the loan to value ratio must not exceed 75% of the gold's value. Gold used as collateral for income generating loans cannot be used simultaneously for consumption loans. Lenders must verify and maintain records of the ownership of gold collateral. Consumption loans require bullet repayment. Consumption loans requiring bullet repayment, that is principal and interest due at maturity, are to be limited to a maximum tenure of 12 months. Lenders must integrate gold loan policies with credit and risk frameworks, set borrower and sector-specific exposure limits, ensure loans are linked to repayment capacity, monitor end use of funds, and maintain detailed records. Gold loans are attractive due to easy availability, minimal documentation, and quick processing. The sharp rise in gold prices has enabled borrowers to secure higher loan amounts against their gold holdings. Gold, which is often passed down through generations, is readily pledged during financial emergencies like medical or educational expenses. During economic slowdowns or uncertainty, gold is viewed as a stable asset, encouraging individuals to opt for gold loans. So the next topic is scheduled caste subcategorization after Supreme Court nod. This topic is important for your social issues. Telangana government has issued a gazette notification that formally implemented the scheduled caste subcategorization, popularly called the reservation within reservation. So Telangana has become the first Indian state to officially implement the subcategorization of SCs, which is a long debated policy initiative. This move follows the landmark judgment of the Supreme Court, which has upheld the constitutionality of further classification within SCs and scheduled tribes. This implementation comes through the Telangana Scheduled Caste Rationalization of Reservations Act 2025,
And under this new system, state government has divided the SCs into three distinct groups. First is the group 1, in which the reservation quota is 1%, and these communities are the most socio-economically and educationally backward among SCs. Although their population is just 0.5%, the government has allocated 1% to increase their representation. Then the second group has 9% reservation quota. These subcastes have received only marginal benefits from the existing reservation structure. Then the third group has 5% reservation quota, and these groups have fared relatively better and enjoyed more benefits under the current system. The total reservation of 15%, which is meant for SCs, would remain unchanged, but the internal distribution now aims to ensure equitable access to opportunities among all subgroups. The legal foundation for this policy rests on the 7-judge constitutional bench judgment delivered by the Supreme Court in August 2024. And in this judgment, the court emphasized that states have the power to subclassify SCs and STs for the purpose of more nuanced reservation, and it recognized that benefits of reservation were being disproportionately cornered by certain subcastes within the SCs. This judgment has overturned previous conflicting views and gave states the green signal to make caste-wise assessments within broader SC/ST category. So the subcategorization was a long-standing demand of the Madika community, which argued that SC subcastes like the Malas had monopolized reservation benefits. So this is in context to Telangana. The categorization process was based on extensive data, including social, economic, political, and educational indicators. The Telangana government has stated that it will revisit and possibly enhance reservations after the 2026 census. So the next topic is stellar model. This topic is important for your governance section. So Central Electricity Authority has launched the stellar model, which is an advanced indigenously developed software tool for integrated generation, transmission, and storage expansion planning with demand response. So this model will help Indian states and discoms prepare comprehensive resource adequacy plans in line with Ministry of Power's guidelines issued in June 2023. So it's a vital tool for ensuring that the power sector can reliably meet future electricity demand through optimal planning of generation, transmission, and storage resources. So stellar model has key features which include which enables simultaneously planning for generation, transmission, and storage expansion. Then it also assists states in meeting the dynamic annually revised resource adequacy requirements. It is user friendly and transparent, and it has been developed entirely in India. The software will be provided at no cost to all states and discoms, promoting unity and uniformity and ease of use across the country. So the next topic is Yimkhwing tribe. This topic is important for your social issues. So Yimkhwing Tribal Council led a major protest in Pungro Town, Nagaland, against the Indian government's plan to fence the Indo-Myanmar border and the recent abolition of the free movement regime. So Yimkhwing are one of the major Naga tribes primarily inhabiting eastern Nagaland's Kifere district and adjacent areas in Myanmar. Their society is organized around clan-based villages, and there is a strong tradition of oral history, festivals, and communal land ownership. The Yimkhwing community is divided by the international border with some villages in Myanmar and the rest in India. Yimkhwing Gru language belongs to the Sino-Tibetan language family, and it is spoken by over 1 lakh people across more than 100 villages and towns. So what has happened is that in February 2024, the Indian government announced the end of the free movement regime with Myanmar, and the plan is to construct a border fence along the 1643 kilometer India-Myanmar border, including 215 kilometers in Nagaland. The free movement regime previously allowed border residents to travel up to 16 kilometers into each other's territory without a visa for social, economic, and cultural reasons. So the next topic is repo rate. This topic is important for our economy section. Recently, RBI has reduced the repo rate by 25 basis points. And repo rate is the interest rate at which RBI lends short-term funds to commercial banks against government securities. It serves as a primary tool for the RBI to regulate liquidity, control inflation, and influence the overall economic activity. By adjusting the repo rate, RBI can either encourage banks to borrow more or discourage borrowing, thus influencing the money supply in the economy. Commercial banks benefit from the reduced borrowing costs, enabling them to offer loans at more competitive interest rates. Banks typically lower FD rates after a repo rate cut,
Lower interest rates encourage increased borrowing by businesses and consumers, stimulating investment and consumption. Due to more affordable financing options, sectors like real estate and infrastructure may see heightened activity. So the next topic is rare earth magnets. This topic is important for your economy and environment section. So China has suspended exports of critical components like rare earth magnets, which are used in cars, drones, robots, and missiles at several of its ports. Rare earth magnets are high performance permanent magnets made primarily from rare earth elements like neodymium, dymium, samarium, and dysprosium. These magnets are crucial components in wide array of modern technologies, including electric vehicles, wind turbines, military defense systems, consumer electronics, drones, and robotics. China controls over 80% of the global rare earth refining capacity, giving it a significant leverage in the global supply chain. So, what are the rare earth elements? So, these include scandium, yttrium, and 15 lanthanides, and they have been classified into light rare earth elements and heavy rare earth elements. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.